दोस्तों, अभी अभी मैं जिस मूवी को देखकर आ रहा हूँ उसने मेरे अंदर एक गजब का जोश और मोटिवेशन पैदा कर दिया है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस मूवी में लास्ट तक मुझसे जुड़े रहे तो आपको भी वो एनर्जी और वो जोश जरूर फील होगा। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास के बल पर सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि खुद से जुड़े हर व्यक्ति की जिंदगी बदल देता है। जी हाँ, आज तक हमने ऐसे कई लोगों को देखा और सुना है जिन्होंने रोडपति से करोड़पति तक का सफर तय किया, लेकिन इस बीच क्या उन्होंने दूसरों को भी उस मुकाम तक पहुंचाया? इस चीज को उजागर करेगी आज की ये मूवी जिसका नाम है नाइस व्यू। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जिंग से, जो अभी 21 साल का है, जिसके साथ उसकी 6 साल की बहन टोंग भी रहती है। जिंग एक छोटी सी नाइस व्यू नाम की मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता है, जिससे वो खुद के साथ साथ अपनी बहन की जरूरतों का भी ख्याल रख सके। परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं क्योंकि टोंग के जन्म के बाद इनकी माँ गुजर गई और शराबी पिता इनको छोड़कर चला गया। उस दिन से आज तक जिंग ने ही अपनी छोटी बहन को अपनी बेटी की तरह पाला है, पर नसीब को उनकी ये खुशी भी खलती है और एक दिन अचानक टोंग की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर के पास जाने पर जिंग को पता चलता है कि उसकी बहन को दिल की एक रेयर डिसीज है जिसका ऑपरेशन जल्द से जल्द होना जरूरी है, वरना उसकी जान नहीं बचेगी। लेकिन जिंग के होश तब उड़ जाते हैं जब उसे डॉक्टर उस ऑपरेशन का खर्चा बताता है, जो होता है करीब 5 लाख युआन यानी लगभग 60 लाख रुपए। अब उस रात बड़ा भाई अपनी छोटी बहन से बात करते करते काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो ठान लेता है चाहे कुछ भी करेगा लेकिन अपनी बहन का ऑपरेशन करवाएगा। वो सोचता है कि भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया पर मुझे बहन दी, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बहन का ख्याल रखूं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान दांव पर क्यों न लगानी पड़े। पूरी रात वो यही सोचता रहता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अब अगले दिन वो अपनी शॉप पर जा रहा था तो उसे उसका दोस्त एक वेयरहाउस में ले जाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे काम की बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद वो उसे 1 लाख सेकेंड हैंड मोबाइल का स्टॉक दिखाता है और बताता है कि ये फोन असल में इटली से रिजेक्ट होकर यहाँ वापस आए हैं, इनमें बस कुछ ही कमी है, इन्हें ठीक किया जा सकता है। जो आदमी इनका एक्सपोर्ट करता था वो अब जेल में है और ये स्टॉक यहीं पड़ा हुआ खराब हो रहा है। मुझे तुम्हारे मोबाइल रिपेयरिंग स्किल पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ये सारे फोन 1 लाख युआन में खरीद लो और फिर रिपेयर करके बाजार में अच्छे दामों में बेच दो, जिससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा। अब जिंग को इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सभी मोबाइल्स को एक साथ खरीद सके। इसलिए वो अपने दोस्त को कुछ पैसे देकर सिर्फ एक मोबाइल खरीद कर अपने घर ले आता है। जिंग किराए के घर में रहता था और अक्सर उसका मकान मालिक इस बात से परेशान रहता था कि जिंग कभी टाइम पर किराया नहीं दे पाता। खैर, जिंग अब घर आकर अपनी बहन से बातें करता है और उसको सुलाने के बाद मोबाइल को ठीक करने में लग जाता है। सुबह तक टाइम स्पेंड करके आखिरकार वो उस मोबाइल को ठीक कर ही लेता है, जिसके बाद वो उसे एक सेकंड हैंड फोन खरीदने वाली दुकान पर बेचने जाता है और वहाँ उस फोन को अच्छी कंडीशन में देखकर दुकानदार उसे अच्छी रकम दे देता है। उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने पर उसे पता चलता है कि अगर वो किसी तरह उन 1 लाख फोन्स को ठीक कर पाए तो उसे प्रॉफिट में करीब 10 लाख युआन मिलेंगे, जिससे उसकी बहन का इलाज भी हो जाएगा और वो दोनों खुशी खुशी ठीक से रह भी पाएंगे। तो वो ठीक ऐसा ही करता है। फोन्स को खरीदने के लिए वो अपनी शॉप के कागजों को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेता है, फिर उस पैसे से 1 लाख मोबाइल्स को खरीद लेता है। ऐसा करने के बाद वो फिर एक बड़े दुकानदार के पास जाता है जो सेकंड हैंड मोबाइल की शॉप चलाता था। वो उसको एक मोबाइल दिखाता है और कहता है कि इसे मैंने ठीक किया है। दुकानदार मोबाइल को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल नए के जैसा दिख रहा है और काम भी ठीक से कर रहा है। इसके बाद जिंग उसे सारी बात बताता है और एक डील करता है कि वो उन 1 लाख फोन को धीरे धीरे ठीक कर करके उस शॉपकीपर को देता रहेगा और शॉपकीपर भी उन्हें अच्छे दामों में बेचकर जिंग का प्रॉफिट उसे दे देगा। डील फाइनल होती है और जिंग दिन रात मेहनत करके मोबाइल को जल्दी जल्दी रिपेयर करना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में अच्छा पैसा कमा लेता है। लेकिन वो बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो ठीक उसी तरह कुछ दिनों में सरकार एक कानून लाती है जिसके तहत कोई भी सेकंड हैंड मोबाइल को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। अब देखते ही देखते जिंग और टोंग की खुशियों पर पानी फिर जाता है। सूरज की जिस रोशनी को वो अपने जीवन की सुबह समझ रहा था वो असल में ढलते सूरज की रोशनी थी, जिसके बाद अभी घनघोर रात आना बाकी थी। जिंग उस दुकानदार के पास जाता है पर उस नियम की वजह से वो दुकानदार मोबाइल फोन्स को खरीदने से मना कर देता है। अब जिंग पहले से भी ज्यादा मुसीबत में आ जाता है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। साथ में उसे दुकान के लोन की EMI देनी है और अपने घर का किराया भी। रात भर वो इसी सोच में डूबा रहता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगली सुबह वो उसी कंपनी में जाता है जिस कंपनी ने उन मोबाइल्स को बनाया था। वो उसके मैनेजर को बताता है कि मेरे पास आपकी कंपनी के 1 लाख सेकंड हैंड फोन्स हैं। सरकार के नियम की वजह से मैं या आप इसको बेच तो नहीं सकते,
लेकिन अगर आप चाहें तो उनके पार्ट्स को विदेश में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पर मैनेजर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पुराने पार्ट्स निकालते वक्त उनमें कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाएगा जिसकी वजह से वो पार्ट्स क्वालिटी कंट्रोल चेक में फेल हो जाएंगे। इस पर जिंग कहता है कि सर, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं उन पार्ट्स को इतनी सफाई के साथ निकालूंगा कि वो उस चेक में पास कर जाएंगे। मैनेजर कहता है कि अगर तुम्हें यकीन है तो ऐसा ट्राई करके देखो, और अगर वो पार्ट्स क्वालिटी चेक को क्लियर कर लेते हैं तो मुझे आकर बता देना। इस बीच अब लोन रिकवरी वाले भी जिंग को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपने लोन की एक भी EMI नहीं चुकाई थी। पर वो इस सब के बावजूद अपने काम में लगा रहता है और दिन रात एक करके एक मोबाइल के सभी पार्ट्स को बेहद सफाई के साथ निकाल लेता है और उनको क्वालिटी कंट्रोल चेक के लिए भेज देता है। टेस्ट में वो पार्ट्स पास हो जाते हैं, जिसके बाद जिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सीधे मैनेजर के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वो मैनेजर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसको इग्नोर करने लगता है। जिंग उससे कहता है कि सर, मैंने 3 रात जाकर इन पार्ट्स को निकाला है, जिसके बाद ये टेस्ट में पास हो गए, तो अब आप इनको खरीद सकते हैं। मैनेजर कहता है कि तुम पागल हो क्या? मैंने तुमसे टेस्ट पास होने के बाद मुझे बताने को कहा था, ना कि ये कि तुम्हारे मोबाइल्स को खरीद लूंगा। ये सुनकर जिंग को गुस्सा आता है, पर तभी उसकी नजर कंपनी के मालिक पर पड़ती है। वो अपने इस काम के बारे में कंपनी के मालिक को बताता है, लेकिन मालिक कहता है कि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, तुम किसी और दिन मुझसे बात करना। और इतना कहकर वो अपनी कार से ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाता है। जिंग पहले तो अपना दिमाग दौड़ाता है और उसके बाद अपनी स्कूटी भी। रास्ते में कई जगह चोट लगने के बाद भी वो स्कूटी दौड़ाकर फौरन रेलवे स्टेशन पहुंचता है, ताकि ट्रेन में ही कंपनी के मालिक को अपनी बात समझा सके। वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है और उसको सारी बातें समझाता है। कंपनी का मालिक उसके आत्मविश्वास और स्किल की तारीफ करता है, पर वो कहता है कि मैं इन मोबाइल्स को नहीं खरीद सकता क्योंकि ये इलीगल है। लेकिन एक तरीका है, तुमको खुद इन सभी फोन्स के पार्ट्स को निकालना होगा, और अगर सभी पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट में पास हो गए तो मैं तुमसे वो सब मोबाइल्स खरीद लूंगा। पर याद रहे कि मैं तुम्हें उससे पहले ना तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा और ना ही किसी आदमी या मशीन की मदद दूंगा। ये सब तुम्हें खुद करना होगा, खुद ही अपनी टीम बनानी होगी, और जब ये काम हो जाएगा तो तुम मुझे इस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करना, जिसके बाद आगे का काम मेरा मैनेजर संभाल लेगा। ये सुनकर जिंग पहले मायूस हो जाता है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो अपने आप को समझा बुझाकर उस ट्रेन से उतर जाता है। इसके बाद वो टोंग को स्कूल से वापस घर लेकर आता है, तो टोंग उसकी वो चोटें देख लेती है जो रेलवे स्टेशन पहुंचने के वक्त लगी थी। वो उससे कहती है कि माँ होती तो तुमको बहुत डांटती, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और तेज स्कूटी चलाते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कभी इस बारे में सोचा है? अपनी नन्ही बहन की ये बातें सुनकर जिंग काफी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद घर जाकर टोंग उसके घाव पर दवाई लगाती है। रात को जिंग सोचता है कि आखिर मैं ये सब अकेले कैसे करूंगा? मुझे इतने बड़े काम के लिए टीम चाहिए, जिसके बिना ये काम नहीं हो पाएगा। अगले दिन वो सुबह अपने पड़ोसी मिस्टर लैंग से मिलता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है कि मुझे अपने काम के लिए भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, और मैं इस दुनिया में आपके अलावा और किसी पर भरोसा नहीं करता। आपने मेरा और टोंग का बचपन देखा है, इसलिए मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा इस काम में साथ दें। मिस्टर लैंग कहते हैं कि ये काम बहुत रिस्की है, अगर बात नहीं बनी तो तुम सब कुछ खो दोगे। जिस पर जिंग कहता है कि मेरा सब कुछ तो मेरी बहन है, जिसकी जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त दिया था। इतने से वक्त में अगर कोई छोटा मोटा काम करके मैं अपनी बहन को बचा पाता तो वही करता, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इसलिए अब ये रिस्क नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर लैंग उसकी इस बात से इमोशनल हो जाते हैं और उसका साथ देने का वादा करते हैं। अब जिंग अपनी दुकान बेच देता है, जिससे कि उसका लोन चुक सके, और इसके बाद वो अपनी स्कूटी भी बेच देता है, ताकि इतने पैसे इकट्ठे कर सके जिससे मोबाइल रखने वाली जगह का किराया और साथ में काम करने वाली टीम की सैलरी भी निकाल सके। मिस्टर लैंग उसका इस सब में पूरा साथ देते हैं। वो दोनों मिलकर शहर की एक सस्ती जगह किराए पर ले लेते हैं और उसकी साफ सफाई में लग जाते हैं। जिसके बाद वो अब कुछ सेटल करके अपनी टीम को हायर करने की बात करते हैं। पर यहाँ एक दिक्कत है, जिंग के पास ज्यादा पैसे नहीं है और ऊपर से इस सब जगह का किराया भी देना है, इसलिए उसको ऐसी टीम चाहिए जो उससे या तो अभी पैसे ना ले या अगर ले भी तो काफी कम। इसलिए जिंग और मिस्टर लैंग मिलकर पहले एक सिंगल मदर को हायर करते हैं जो एक वेटर का काम कर रही थी। उनको पता चला था कि वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में अच्छा खासा जानती है, लेकिन ज्यादा शोर करने वाली कंपनी में काम करने की वजह से उनके कान खराब हो गए और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वो एक आदमी से मिला जिसका पिछली जॉब में अपने कलीग से झगड़ा हो गया था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद वो हायर करते हैं एक यंग लड़के को जो एक बहुत ही अच्छा गेमर और पूरे दिन साइबर कैफे में बैठा रहता है। उसे अपनी शादी करनी है, इसलिए वो एक जॉब करके पैसे कमाना चाहता है। वो जिंग को अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी उस नौकरी पर लगाने की सिफारिश करता है, जिस पर जिंग मान जाता है। इसके बाद बाकी बच्चे कुचे लोगों में
जिंग के ही कुछ रिटायर्ड पड़ोसी शामिल हो जाते हैं जो चाहते थे कि जिंग अपनी बहन का इलाज जल्दी से जल्दी करवा ले। खैर, अब हायरिंग के बाद पूरी टीम काम में लग जाती है और वहीं जिंग भी अपने लिए एक काम ढूंढता है। वो सोचता है कि दिन में टीम अपना काम करेगी और वो उस वक्त अपना कोई दूसरा काम करेगा, और जब टीम चली जाएगी तो वो रात को जागकर फैक्ट्री में काम करेगा। ये सोचते सोचते वो अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंचता है जो पहले तो उससे मना कर देता है, लेकिन तभी जिंग उसके पैर पकड़ लेता है और अपनी बहन के बारे में बताता है। उसका दोस्त ये सुनकर काफी दुखी होता है और उसे विंडो क्लीनिंग का जॉब दिलवा देता है। अब वो दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात में फैक्ट्री जाकर मोबाइल का काम करता है। इस तरह वो अपनी मेहनत में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, पर रात को सोना जरूर छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद उस गेमर बॉय का दोस्त जिंग से लड़ाई कर बैठता है क्योंकि जिंग उसके कम काम करने की वजह से कुछ पैसे काट लेता है। गुस्से में वो लड़का नौकरी छोड़कर चला जाता है। पर कुछ दिनों बाद जब वो गेमर लड़का अपनी शादी करता है तो वहाँ जिंग और बाकी लोगों के अलावा वो दोस्त भी होता है। वो पहले आकर जिंग से माफी मांगता है और फिर उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच उस वेडिंग में मिस्टर लैंग जिंग से पूछते हैं कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, जिस पर जिंग कहता है कि मेरा फ्यूचर मेरी छोटी बहन टोंग है। अगर मैं उसकी जिंदगी बचा सका और उसे पढ़ा लिखा सका तो वही मेरा फ्यूचर होगा। मिस्टर लैंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे इमोशंस की कदर करता हूँ, लेकिन कुछ तो होगा जो तुमने अपने लिए सोचा हो। तो जिंग कहता है कि मैं और टोंग एक हैं। मैं स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन जब मैं उसे स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ही स्कूल जा रहा हूँ। अब बताइए मुझे और कितना अपने बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर लैंग समझ जाते हैं कि अब जिंग के लिए सब कुछ टोंग ही है और वो हर कीमत पर अपनी बहन को ठीक करना चाहता है। भाई का ये प्यार उनको काफी इमोशनल कर देता है। खैर, वेडिंग फंक्शन के बाद अब जिंग टोंग के साथ घर पहुंचता है, लेकिन मकान मालिक उस पर दिन में आकर ताला लगा जाता है क्योंकि अभी तक जिंग ने अपना किराया नहीं दिया था। बेचारा जिंग रात को अपनी बीमार बहन को पकड़कर दरवाजे की तरफ देखता रहता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो अपनी बहन को मिस्टर लैंग के घर सुलाकर खुद फैक्ट्री में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन 2 दिन बाद उसे अपने मन में ख्याल आता है कि वो इस तरह मिस्टर लैंग के ऊपर बोझ डाल रहा है, जबकि उन्होंने उसकी पहले ही काफी मदद की है। और फाइनली कोई रास्ता ना मिलने पर वो अपनी फैक्ट्री में ही अपनी बहन को ले आता है और मोबाइल के कार्टन से उसके लिए बेड बनाकर उसे सुला देता है। अपनी बहन की ये हालत देखकर आज जिंग बहुत रोता है क्योंकि एक तरफ उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और दूसरी तरफ वो ठीक से एक जगह उसको सुला भी नहीं पा रहा था। अगले दिन मिस्टर लैंग उससे कहते हैं कि वो टोंग को उनके घर पर सुला सकता है, लेकिन जिंग बहाना बनाता है कि उसका मन अपनी बहन के बिना नहीं लगता, इसलिए वो उसको आज के बाद फैक्ट्री में ही सुलाएगा। अब कुछ दिनों बाद एक दिन टोंग को रात में कुछ सुनाई देता है। कई दिनों से ना सोने की वजह से आज जिंग भी सो चुका होता है, इसलिए टोंग उसे जगाती है और उन आवाजों के बारे में बताती है। जिंग बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ चोर उसकी फैक्ट्री का ताला तोड़कर उन मोबाइल्स को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी तरफ दौड़ता है और चोर भी खुद को बचाने के लिए जितना सामान मिला था उसको लेकर भागने लगते हैं। इस बीच हाथापाई में एक चोर जिंग के हत्थे चढ़ जाता है, जबकि बाकी चोर गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। पर इन सब में जिंग के हाथ की कुछ फिंगर्स टूट जाती हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ जाता है। लेकिन उसने जिस आदमी को पकड़ा था उससे पूछताछ करके पुलिस दूसरे चोर को भी पकड़ लेती है और जिंग का बाकी सामान भी मिल जाता है। प्लास्टर कटने के बाद जिंग महसूस करता है कि वो अपनी फिंगर्स को अभी भी ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है, पर वो पैसों की वजह से अपने विंडो वाले काम को जारी रखता है। इस बीच एक दिन उसकी फिंगर्स बकेट को नहीं संभाल पाती और नीचे गिरकर टूट जाती है। उसका सीनियर फौरन उसे वहाँ बुलाता है और देखता है कि उसका एक हाथ कांप रहा है। जिंग उसे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सीनियर उससे ग्लव्स को उतारने को कहता है। ग्लव्स उतरते ही वो देखता है कि जिंग ने अपनी फिंगर्स को एक आर्टिफिशियल सपोर्ट दे रखा है। इस बात पर वो काफी गुस्सा होता है और जिंग को थप्पड़ भी लगा देता है। जिंग उसे अपनी मजबूरी बताता है, जिसके बाद सीनियर को अपनी गलती का एहसास होता है, पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मालिक लोगों को पता चल गया या एक और बकेट टूटी तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो जिंग को कुछ एडवांस पैसा देकर वहाँ से भेज देता है। इस बात को लेकर जिंग बेहद मायूस होता है, क्योंकि अब उसके पास पैसे कमाने का एक सोर्स बंद हो चुका था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जिंग के सामने वाली दिक्कतें अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब तक उसने काफी कुछ झेला है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी तो उसके सफर की एक काली रात और गहरी होने वाली है, क्योंकि फैक्ट्री वापस पहुंचते ही उसे फैक्ट्री का मालिक भी पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि तुमने पिछले महीने का किराया नहीं दिया है, इसलिए अगर तुमने कल तक किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये फैक्ट्री खाली करनी होगी। जिंग उसे समझाता है कि सर, सिर्फ 1 महीने की बात है, आप 1 महीने तक रुक जाइए, मैं आपको इकट्ठा पेमेंट कर दूंगा। लेकिन फैक्ट्री मालिक उसकी ये बात नहीं मानता। निराश होकर जिंग अब काफी टूट जाता है, क्योंकि अब उसके हाथ से वो काम भी जाने वाला था जिसके सहारे वो अपनी बहन को ठीक कर सकता था।
इसलिए वो एक आखिरी कदम उठाता है और उसी कंपनी के मैनेजर के पास पहुंचकर उसे सारी बातें बताता है और कहता है, आप मेरी मदद कीजिए, मैं उस काम को 1 महीने में खत्म कर दूंगा। पर वो मैनेजर उसकी बातों पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम पागल हो और तुम ये काम कभी नहीं कर सकते। वो उसका काफी मजाक उड़ाता है और बेइज्जत करके उसे अपनी कार से निकाल देता है। बारिश में अकेला खड़ा भाई अपनी बहन के बारे में सोच रहा है कि आखिर अब क्या बचा है जो उसने नहीं किया। आखिर भगवान कब तक उसकी परीक्षा लेगा। उसने खुद को साबित करने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। रात को उसे अपनी माँ का ख्याल आता है, जिनको उसने वादा किया था कि वो टोंग का पूरा ख्याल रखेगा और कभी उसको पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने देगा। इस चीज को सोचकर वो बार बार रोने लगता है। सुबह आखिरकार फैक्ट्री का मालिक उसका सारा सामान बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद जिंग अपनी टीम को बताता है कि मैं फैक्ट्री का किराया नहीं दे पाया, इसलिए फैक्ट्री बंद हो गई। मेरे पास इस महीने आप लोगों की सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपको कभी सैलरी दे पाऊंगा या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर हम उस काम को कैसे भी कर लेते हैं तो उससे हम सभी की जिंदगी बदल जाएगी, पर मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं। पूरी टीम उसके सामने मौजूद होती है। सभी को जिंग के ऊपर भरोसा होता है। सभी जानते थे कि जिंग इतने दिनों से दिन में भी काम कर रहा था और रात में भी। मिस्टर लैंग ने पहले ही सभी को सब कुछ बताया हुआ था। अब सभी उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो हम लोग तो हैं, हम साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे और साथ में ही अब आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर जिंग को भी अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल हो जाता है और फाइनली सब डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने अपने घरों में वो मोबाइल्स को ले जाएंगे और वहां से ही सीधा उन पर काम करेंगे। धीरे धीरे सभी ऐसा ही करते हैं और देखते ही देखते सारे मोबाइल्स के पार्ट्स पूरी टीम सफाई से निकाल लेती है। इस बीच एक रात टोंग जिंग को बताती है कि मैंने अभी सपने में माँ को देखा। वो कह रही थी कि तुम अब बड़ी हो गई हो और तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर जिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टोंग को गले से लगा लेता है। अब पूरी टीम काम खत्म होने के बाद सभी पार्ट्स को कंपनी के पास क्वालिटी चेक के लिए भेजती है। कुछ दिनों बाद उस कंपनी का मालिक पूरी टीम को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो जिंग को कहता है कि आखिरकार तुमने खुद को साबित कर ही दिया, तुम्हारे सारे पार्ट्स ने वो टेस्ट पास कर लिया। पर इस पर जिंग पूछता है, तो सर क्या आप अब सारे पार्ट्स खरीद लेंगे? इस पर वो मालिक कहता है कि मैं अभी तुम्हारे वो सारे पार्ट्स खरीदता हूँ और साथ में तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी देता हूँ, जिसके लिए तुम्हें 50 लाख युआन का एडवांस मेरा मैनेजर दे देगा। ये सुनकर जिंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पूरी टीम के अंदर जोश की लहरें दौड़ पड़ती हैं। सभी वहाँ चुपचाप अपने इमोशंस को दबाए बाहर निकल आते हैं, लेकिन लिफ्ट में पहुंचकर सभी रोने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिरकार उनकी बरसों की मेहनत का फल उन्हें मिल चुका था। जिंग ने भी जो बोला था वो किया। उसने आखिरकार अपने साथ साथ अपनी टीम की भी जिंदगी बदल डाली। इसके बाद वो अपनी बहन का इलाज करवाता है और वक्त आता है 6 साल बाद, जब वो खुद की बनाई कंपनी में ही सीईओ होता है और लोगों के सामने अपने इस सफर को शेयर करता है। उसकी टीम के साथ साथ सभी लोग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसकी नजर अपनी बहन की उस स्माइल पर है जो उसके लिए इस दुनिया में सबसे कीमती है। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। इस मूवी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कभी ना हारने वालों का जुनून हमेशा काम में आता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसको लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि ऐसी शानदार मूवीज आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।